हेलो प्यारे बच्चों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे परीक्षा के लिए, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। ठीक है, और ये सिंपल पेपर है और इसी में से एकदम मोस्ट हम प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके पेपर में वार्षिक परीक्षा में ज़रूर आएंगे। ठीक है, या फिर हर लेसन से अलग अलग बताएंगे आपको। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इसी में से आ सकता है। ठीक है, आएगा। तो चलिए हम विज्ञान का कक्षा 7वीं का पादपों में पोषण अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखना है। और इसके आगे विज्ञान हो गया, गणित हो गया, समाज विज्ञान हो गया, तो हर विषय के लिए आपको इस चैनल में मिल जाएंगे परीक्षा से संबंधित प्रश्न हर लेसन से। ठीक है, तो आप जाके चैनल पे एक बार विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अध्याय 1 से पादपों में पोषण, और पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो लिखा है पहला प्रश्न, जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? तो इसमें से होगा डी नंबर, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। बूझो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधा छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा काहे का है। तो एक काहे का पौधा होगा। देखो, बेल का पौधा आप लोग देखे होगे, नहीं होगा। पीपल का पौधा भी नहीं होता, बरगद का भी नहीं होता। नेपेंथस घट पर पड़नी ये होता है जो छोटे छोटे कीड़ों को क्या करता है, खा लेता है। इसमें उत्तर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, अच्छे तरह से समझना है, ध्यान से देखना है, जिससे आपको दोबारा रिवीजन करने की, मतलब खुद से कॉपी से रिवीजन करने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे किस भाग द्वारा होता है? तो जैसे जहाँ रेगिस्तान हो गया, ठीक है, जहाँ जल की कमी है, माने की रेगिस्तान, तो वहाँ की नागफनी जो होता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा क्या कौन सा होता है? कैक्टस, नागफनी। तो उसकी पत्तियाँ जो होती है कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो लेकिन वो भी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता होगा, है ना, तभी तो वो जीवित रहता है, तभी तो फलता है। तो कैसे 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 करता है वो? तो इसका आंसर होगा तना द्वारा। फूल द्वारा उसमें फूल नहीं होते, कांटों द्वारा भी नहीं करता, फल द्वारा नहीं, तना द्वारा। तो आंसर होगा तना द्वारा। फिर फोर्थ नंबर है। रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो कौन सा है? नागफनी की सब्जी नहीं बनाई जाती, बबूल की, मदार की भी नहीं, खेजड़ी इसका आंसर होगा, जिसके में कीड़ा नहीं लगता और इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 4। पाँचवा नंबर लिखा है, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर होगा जाइलम। ठीक है, ध्यान से देखना है एक बार और। मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ? तो जाइलम होगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको। ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे
पोषण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सूर्य का तो उपयोग नहीं करते होंगे, क्योंकि सूर्य का उपयोग करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं करेंगे। इन दोनों में से एक कर सकते हैं, परजीवी या परपोषी प्रणाली। तो परपोषी प्रणाली इसका आंसर होगा, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। फिर है सेकंड नंबर, अमर बेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है, मतलब परपोषी प्रणाली करती है। अमर बेल है एक कौन सा परजीवी पौधा है। कौन सा पौधा है? परजीवी, मतलब ये दूसरों पर निर्भर रहने वाला पौधा है। और पहले नंबर में वो क्रिया का नाम पूछा तो परपोषी प्रणाली, मतलब दूसरों पर निर्भर रहने वाली प्रणाली का उपयोग करके ये अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, ये दो हो गए। फिर तीसरा नंबर है, वायुमंडल से मुख्यतः, तो वायुमंडल से मुख्यतः किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा CO2 पादप प्राप्त करते हैं। पौधे जो होते हैं तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है पत्तियों द्वारा प्राप्त करते हैं वायुमंडल से। ठीक है, चौथा नंबर है, सहजीवी अपना आवास एवं एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो सहजीवी अपना, साथ में जीवन व्यतीत करने वाले, सहजीवी का मतलब साथ में जीवन व्यतीत करने वाले, अपना आवास मतलब अपने रहने का घर। ठीक है, और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जैसे हम सब सभी, तो सहजीवी कहलाएंगे। फिर लिखा है, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, क्या है ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत? सूर्य है। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत ऊर्जा का कौन सा है? सूर्य है। तो ये हो गया आंसर। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट्स में लिख सकते हो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लेसन मतलब 1 का, फर्स्ट का लेसन, अध्याय 1 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आप इसे लिख सकते हो और बाद में पेपर टाइम पढ़ भी सकते हो। ठीक है, और नहीं पढ़ सकते हो तो दोबारा वीडियो देख सकते हो आप। तो चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? इसमें पूछा है कि क्या हरे पौधे जो होते हैं वे प्रकाश के बिना मतलब सूर्य के बिना अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते तो क्यों ऐसा है? तो इसका उत्तर देखते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की, अब ये देखते हैं कि यदि नहीं तो क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिखना है इधर, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में ही संभव है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यदि जब सूर्य से प्रकाश नहीं लेंगे पौधे तो फिर अपना भोजन कैसे निर्माण कर पाएंगे, बताइए। प्रश्न नंबर 3 है, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वयं संश्लेषित कहते हैं। यही स्वयं संश्लेषित विधि है। स्वयं संश्लेषित विधि पूछा है कि क्या है, तो हमने लिखा कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वयं संश्लेषित कहते हैं। और जब वो खुद अपना भोजन बनाते हैं और जिस प्रकार से बनाते हैं तो यही विधि स्वयं संश्लेषित विधि कहलाती है। फिर प्रश्न नंबर 4 लिखा है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्तियों तक किस प्रकार पहुँचते हैं, मतलब माध्यम बताना। तो उत्तर लिखेंगे, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुँचते हैं। ये वाहिका, तो इतना तो आंसर हो गया है अति लघु उत्तरीय में, तो इतना आंसर लिख दोगे तो सही है। लेकिन इसका थोड़ा सा डिटेल जानते हैं
ये वाहिकाएं नाली के समान होती हैं और जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। ये वाहिकाएं देखो कैसी होती हैं, नली के समान होती हैं। ठीक है, जैसे नसें होती हैं ना शरीर में, उस तरह की होती हैं। तो ये जड़ से कहाँ तक फैली होती हैं, तना, शाखाओं एवं पत्तियों में तक फैली होती हैं। तो पोषकों के पत्तियों तक पहुँचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। तो जो भी खनिज और जल होता है तो जड़ से लेकर ये वाहिकाएं ही जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक पहुँचाती हैं। तो बस इतना, इसका आंसर सिर्फ इतना है कि वाहिकाएं। बस 5वां नंबर प्रश्न है, बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवों में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है। क्या लिखा है, बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवों में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं। तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो आंसर में लिखेंगे, मृतजीवी मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं का पाचन करते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। मृतजीवी पोषण कहलाती है। तो इसका आंसर इतना ही लिख देना कि मृतजीवी मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं को पाचन करते हैं, उसके पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में, फिर जो उसमें से पोषक तत्व निकलते हैं तो उसको भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। तो मृतजीवी पोषण यही कहलाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, शैवाल सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। शैवाल सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल को साधारण भाषा में काई कहते हैं। काई, जो हरी हरी काई लग जाती है। ठीक है, शैवाल या काई पेड़, चट्टानों, कीचड़, नदी, तालाबों, गड्ढों, पुरानों घरों की दीवारों, स्वच्छ जल तथा समुद्री जल आदि में पाए जाते हैं। शैवाल देखो कैसे बनते हैं, और इसमें लिखा है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ तो आपको पहले से पता होता है कि जहाँ पानी पड़ता रहता है वहीं क्या है, हरी हरी घास की तरह वो शैवाल उगाती है। ठीक है, दूब जिसे कहते हैं, दूब की तरह ये क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, और कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। बस इतना याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसमें लिखेंगे, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में विमुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। हाँ ठीक है। फिर पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषम पोषित को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको तो जरूर याद करना है आपको। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है, हमने लिखा। ठीक है, फिर अब इसमें पूछा है कि स्वपोषी और विषम पोषित को उदाहरण सहित समझाना है। तो स्वपोषी कौन कहलाते, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। एक बार और देखिए, स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषण कहलाता है। अतः ऐसे पादपों को जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं स्वपोषी कहेंगे, जैसे हरे पौधे, पेड़ पौधे। ठीक है, हरे एवं पेड़ पौधे। फिर लिखा है विषमपोषी, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते सकते विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कवक तथा अमरबेल, और जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं।
ठीक है, मतलब वो दूसरे पर आश्रित रहने वाले विषमपोषी कहलाते हैं। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषी अच्छी तरह से। स्वपोषी जो स्वयं निर्माण करते हैं अपने भोजन का, और विषमपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो विषमपोषी कहलाएंगे। ओके, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, यदि नांगफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाता है तो क्या होगा। मतलब देखो, नांगफनी जो होता है तो वो तो रेगिस्तान में होता है, जहाँ उसको पानी कम मिलता है वहाँ फलता है, वो फूलता है, फलता है। लेकिन जहाँ ज़्यादा नमी और जलीय क्षेत्र में यदि लगाया जाए तो क्या होगा। तो इसके आंसर देखते हैं। तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपने पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे उनमें होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नांगफनी के पौधे को ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाया जाए तो इससे पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा और कांटेदार नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात आपको ये बताना है कि यदि नांगफनी रेगिस्तान में होता है, वहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है। और जब पानी की कमी होती है तो पत्तियों तक पानी जाता नहीं है, तो पत्तियाँ जो होती हैं उसकी वो क्या होता है, नांगफनी कांटों में परिवर्तित हो जाती है। मतलब उसकी पत्तियाँ कांटों जैसी हो जाती है, कांटों में बदल जाती है। लेकिन यदि हम नांगफनी को पानी वाले क्षेत्र में लगाते हैं तो फिर वो पत्तियाँ कांटों में नहीं बदलती, वो हरा भरा रहेगा। बस इतना लिख देना इसमें, ठीक है। अब ये लिखा है, बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक फसल को बुआई करता आ रहा, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों। तो लगातार बुआई कर रहा है फसल में, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा के इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। बस हो गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आगे हम देखते हैं, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं। यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल की, उसको विलेय पदार्थ मतलब घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है कौन, राइजोबियम। ऐसे जीवाणु राइजोबियम कहलाते हैं। इतना ध्यान रखना कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित करता है राइजोबियम, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, मृदा देखो जब विलेय हो जाती है नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, वो वायुमंडल में होती है। तो मृदा में जब कोई भी पेड़ पौधे होते हैं तो उसको भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी के अंदर वायु तो पहुंच नहीं पाती, तो ये जो राइजोबियम होता है क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को नमी में परिवर्तित कर देता है, मतलब विलेय पदार्थ में, घुलनशील पदार्थ मतलब पानी जैसा बना देता है। तो ये मिट्टी में नीचे तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये इसीलिए लिख देंगे कि यदि राइजोबियम नष्ट हो जाए तो मृदा के अंदर नाइट्रोजन की गैस की आपूर्ति नहीं हो पाएगी और नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ इतना होगा कि राइजोबियम यदि नष्ट हो जाए तो मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि कोई जब पेड़ है पौधा ना होगा तो खाद्य पदार्थ क्या होगा। तो सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है।
इसमें लिखा है प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो प्रकाश संश्लेषण, इसको समझो फिर अपनी भाषा में आपको लिखना है, ठीक है। विज्ञान सामाजिक विज्ञान को समझा जाता है, अपनी भाषा में लिखना है आपको। तो क्या करना है, देखो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हम कैसे, देखो पहले समझो फिर लिख सकते हो आप कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि नहीं होगी तो देखो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, ठीक है। वो बढ़ेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उसमें से जो हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन मेन प्राप्त होती है, तो वो हमको कैसे प्राप्त होगी, मतलब तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन ही न मिलेगी तो मानव जीवन क्या संभव हो पाएगा। तो ये लिख देंगे लास्ट में कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। घटपर्णी पौधों का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। तो पर्णी पौधों को मृदा से वे सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती, इसलिए पोषण के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। बस इसका आंसर इतना हो गया। फिर 12 नंबर पूछा है घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाना। तो अब जो ये लिखा है ना, इसी को विस्तार से समझाना। तो घटपर्णी पौधों में पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पोषक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। देखो कैसे वो होता है। एक तो पौधे का नाम, हाँ, एक पौधे का नाम है वेनेजुएला ट्रैप। ये पौधा आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा, बट ऑनलाइन पे सर्च करोगे अमेज़ॉन वगैरह पे तो मिल जाएगा। तो उसको आप मंगा के अपने घर में रखना और फिर देखना कि जो भी ये मच्छर वगैरह होती है, मक्खियाँ होती हैं, यदि उस पे बैठेंगी तो वो घटपर्णी पौधा कहलाता है। तो वो क्या करता है, कीटों को खाता है। मतलब उसके पत्ते पहले खुले हुए रहेंगे और जैसे ही कीट उस पे बैठेंगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, उसके पाँवों को गला देगा, तो वो उड़ नहीं पाएंगे और फिर वो ढक्कन की तरह बंद कर देगा अपने पत्तियों को, जिससे फिर उनका पाचन हो जाए, पाचन कर लेगा। तो इस तरह के पौधे होते हैं। वेनेजुएला ट्रैप नाम है उसका, तो आप जाके मंगवा सकते हो, देख सकते हो। 250 रुपये का आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप 2 बार 3 बार जितनी बार हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो एक पहले कैसे बनाना, पहले तो सूर्य बना देना है, फिर नीचे ज़मीन बना देना, मृदा बना देना है, मिट्टी, ठीक है, और एक पेड़ लगा देना है। और इधर से देखो लिख देना है कि सौर ऊर्जा आ रही है पत्तियों में, कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से पत्तियों के अंदर पेड़ में जा रही, ठीक है। अब ऑक्सीजन दूसरी तरफ से निकाल सकते हो आप, बढ़िया इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। अब पत्तियों में क्लोरोफिल हो गया है। अब इधर यदि क्लोरोफिल याद न रहे तो बस जल एवं खनिज जड़ों से लिख देना है, बस हो गया। ये बन गया। देखो कितना सुंदर चित्र बना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पेपर में कि चित्र बनाते रहना है आपको, बस साफ सुथरा हो, अब समझ में आए कि हाँ ये लिखा हुआ है और चित्र क्या कहना चाहता है, ठीक है। और लिखना ज़रूरी होता है, तो जितना ज़्यादा आप इसका डिटेल दे सकते हो, लिख सकते हो, तो उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलते हैं। बस चित्र बस बनाने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार बच्चों अब विज्ञान का फर्स्ट लेसन आप पूरा हुआ और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाए गए उनको ज़रूर याद रखना है। और अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो पे हम अध्याय 2 लेकर आपके सामने आएंगे, मिलेंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।